क्योंकि रात में अगर तुम खुद से पूछोगे कि क्या तुमने अपने ड्रीम के लिए कुछ किया, तो अंदर से अगर आवाज़ आती है हाँ, तब तुम सही डायरेक्शन में हो, और वो डायरेक्शन ही तुमको ले जाएगी तुम्हारे अल्टीमेट गोल तक। मतलब 2025 में एक टाइम ऐसा भी आया था कि मुझको भी था कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं कर सकती हूँ। नहीं, फिजिक्स तो मेरे लिए भी चैलेंजिंग ही था। मतलब लाइफ टाइम मैंने इतनी बड़ी जो नीट की जर्नी थी मेरी, उसमें मैंने फिजिक्स को ही चैलेंजिंग माना और उस पर ही सबसे ज़्यादा मेहनत की है। पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट जब नहीं हुआ, हाँ। तो उस समय क्या सिचुएशन थी, क्या दिमाग में क्या आता था कि ये मन नहीं किया कि मम्मी से कहें या पापा से कहें कि भाई हम भी कोटा जाएंगे, बड़े शहर में जाएंगे, बड़े शहर में बड़ी तैयारी होती है? एक जिद थी मन में कि अगर करना है तो यहीं से करना है, वही था। वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, और हम तीनों जहाँ रहेंगे साथ रहेंगे हमेशा, ये मैंने सोचा है। अच्छा लग रहा है कि मेरे दोनों बच्चे आज इतने कामयाब हैं। नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ में। नीट, रीनीट, पेपर लीक, तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर के इस समय देश में एक बवाल मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर के देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जिला मुख्यालयों पर लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र अलग अलग डिमांड कर रहे हैं, छात्र अलग अलग मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ के प्रतिष्ठित विद्यालय डॉल्फिन पब्लिक स्कूल में। डॉल्फिन पब्लिक स्कूल के मेधावियों ने पास आउट जो यहाँ से हो चुके हैं, उन्होंने कमाल कर दिया है। रीनीट एग्ज़ाम में सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं किया, बल्कि जिले में अपना नाम बनाया, अपने परिवार का नाम बनाया, अपने विद्यालय का नाम बनाया। ऐसे ही एक मेधावी डॉल्फिन पब्लिक स्कूल की हमारे साथ मौजूद हैं प्राची त्रिपाठी। प्राची, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू भैया। प्राची, तैयारी की अगर बात की जाए, नीट एग्ज़ाम की बात की जाए तो बहुत टफ होता है। कैसे शुरुआत किया? शुरुआत तो बस एक छोटी सी सोच से हुई कि करना है, कुछ देश के लिए करना है, खुद के लिए करना है, एक पहचान बनानी है, बस वही एक उम्मीद, वही सोच, और बस बहुत लंबा प्रोसेस चलता गया। आज यहाँ पे हूँ मैं। देश के लिए नाम बनाना है, देश के लिए काम करना है, ये सोच आपकी रही। सोच को केंद्र बिंदु बनाकर आपने काम करना शुरू किया। 12th आपने डॉल्फिन से किया था? हाँ, कौन सी ईयर में किया था? 2020 में मैंने 12th पास आउट किया था डॉल्फिन से ही। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मैं इसी स्कूल में रही हूँ, नर्सरी से 12th तक मैं यहीं पे हूँ। अच्छा, अगर बात की जाए आपकी तैयारी की और आपकी प्रिपरेशन की, आपके सिलेक्शन की, तो इन सब के पीछे स्कूल का कितना बड़ा रोल है? बेसिकली मैंने कहीं से ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली है, तो जो मेरा इंस्पिरेशन रहा है, जो मोटिवेशन वाला पार्ट रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी है, उसका सोर्स स्कूल है, स्कूल के टीचर्स हैं, और मेरी स्कूल के साथ जो अटैचमेंट है वो है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है मेरी यहाँ से। यहाँ के हर एक कॉर्नर पे मेरी यादें हैं। मैं जहाँ भी देखती हूँ, जिस तरफ भी देखती हूँ, मुझे लगता है मैंने वहाँ वो पल जिए हैं। तो बस वही बात है, स्कूल का बहुत बड़ा रोल है, और स्कूल के टीचर्स, मैनेजर सर, इवन मेरी मम्मी भी यहीं से जुड़ी हुई हैं, तो ये सब मेरे लिए रोल मॉडल हैं। प्राची, आपने कहा कि कहीं से आपने ऑफलाइन कोचिंग नहीं किया। बच्चे कोटा जाते हैं, बच्चे कानपुर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, विभिन्न बड़े संस्थान हैं, महंगे संस्थान हैं, वहाँ कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं सिलेक्शन के लिए संघर्ष करते हैं। आपने घर पर पढ़ाई करके, घर पर रह करके ये कमाल कर दिया। कितनी कठिन रही है यात्रा आपकी? कठिन का तो क्या कहें, मतलब मैं वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बस ये है कि बहुत जगह ऐसा हुआ है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आई हैं जहाँ मैं कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गई हूँ। पर वहाँ पे बस ये होता था कि उठो और शुरू करो, क्योंकि रात में अगर तुम खुद से पूछोगे कि क्या तुमने अपने ड्रीम के लिए कुछ किया, तो अंदर से अगर आवाज़ आती है हाँ, तब तुम सही डायरेक्शन में हो, और वो डायरेक्शन ही तुमको ले जाएगी तुम्हारे अल्टीमेट गोल तक। आपने कहा कि आपने इस यात्रा के दौरान आप कई बार ब्रेक डाउन हुई, कई बार पथभ्रष्ट हो जाता है व्यक्ति। कई बार ऐसा होता है कि जब संघर्ष बहुत बड़े होते हैं तो उनके सामने इंसान टूटने लगता है। बच्चे, आपकी इस पूरी यात्रा में जब आपके साथ ऐसा हो रहा था, तो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्या था आपके लिए? सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम तो मेरी मम्मी ही थी, क्योंकि मेरे अप्स में, डाउन्स में, हर जगह मेरी मम्मी मेरे साथ रही। मतलब 2025 में एक टाइम ऐसा भी आया था कि मुझको भी था कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं कर सकती हूँ, नहीं हो सकता, क्योंकि पेपर इतना सर्टेन था, मुझको पैनिक आ गया और मैं नहीं कर पाई थी उस तरह। मम्मी ने मुझको बस इतना कहा कि अगर आज ब्रेक हुई तो क्या पता कल अगर अकेले में बैठोगी, किसी दिन, पूरी लाइफ टाइम कभी भी बैठोगी अकेले में और पूछोगी खुद से कि क्या तुमने अपने लिए कुछ किया, जिस चीज़ के पीछे भागी हो वो चीज़ तुमको मिल पाई, बस उस सेटिस्फैक्शन के लिए आज मेहनत कर लो। आज की रातें जलाओगी, कल चैन से सो पाओगी। बड़ी बात है ये। प्राची, जब आप तैयारी कर रहे होते हो, मेडिकल फील्ड की तैयारी कर रहे होते हो, इस देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है नीट की परीक्षा, तो
क्या पैटर्न होता है आपकी पढ़ाई का, क्या पैटर्न था, कैसे आप मैनेज करते थे, टाइम मैनेजमेंट क्या होता था आपका, कैसे आप पूरा दिन मैनेज करते थे? टाइम मैनेजमेंट तो ऐसा था कि मैं हमेशा जब भी मुझको टाइम मिला है मैं पढ़ती ही रहती थी। और बायो तो सिर्फ एनसीईआरटी से और कहीं का कोई सोर्स नहीं था, सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो किया है। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री ये अक्सर मतलब सिर्फ एनसीईआरटी तो कह नहीं सकते हैं, इसमें तो बहुत सारे सोर्सेज की ज़रूरत होती है। इवन मैंने भी पीडब्ल्यू की ऑनलाइन कोचिंग ली थी, उसमें सलीम सर से मैंने कोचिंग करी है फ़िज़िक्स की। तो उसके लिए तो भाई सोर्सेज की ज़रूरत होती है और मैंने भी ली है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिला है मुझको पीडब्ल्यू से। बायो का स्टूडेंट होना और बायो वालों के लिए फिज़िक्स बड़ा टफ होता है, फिज़िक्स चैलेंजिंग होता है। बायो स्टूडेंट्स के लिए फिज़िक्स एक गले की हड्डी बनी होती है, तो उस फिज़िक्स से कैसी आपकी लड़ाई रही? नहीं, फिज़िक्स तो मेरे लिए भी चैलेंजिंग ही था। मतलब लाइफ टाइम मैंने इतनी बड़ी जो नीट की जर्नी थी मेरी, उसमें मैंने फिज़िक्स को ही चैलेंजिंग माना और उस पे ही सबसे ज़्यादा मेहनत की है। और हर बारी मैंने कुछ ना कुछ नया सीखा है। बायो पढ़ते पढ़ते तो मैं फेड अप हो जाती थी कि इसमें तो मुझको सब आ रहा है, सारी लाइन्स ही याद हो गई, अब इसमें मैं क्या पढ़ूँ। लेकिन फिज़िक्स में हर चीज़ नई लगती थी, जब भी मैं पढ़ूँ कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ नई मिल जाती थी। तो यही होता है कि फ़िज़िक्स बहुत चैलेंजिंग होती है और फिज़िक्स डे बाय डे नीट के हिसाब से भी टफ होती चली जा रही है। और फिज़िक्स ही डिसाइड करती है कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री मैक्सिमम बच्चे अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे फिल्टर आउट होते हैं सिलेक्शन के लिए वो फिज़िक्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो इस वजह से फिज़िक्स पे ध्यान देना भी ज़रूरी है। 12th आपने कब अपना कंप्लीट किया प्राची? 12th मैंने 2020 में कंप्लीट किया था। 2020 में? हाँ, 2020 में मैंने कंप्लीट किया है। उसके बाद कोविड आ गया तो एक साल पूरा कंप्लीटली गैप हो गया। उसके बाद से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है और फिर धीरे धीरे वही कितने अटेम्प्ट्स आपने दिए नीट की, कितने अटेम्प्ट्स दिए? 4th अटेम्प्ट था मेरा। ये आपका चौथा अटेम्प्ट था रीनीट को मिला करके? नहीं, नीट। रीनीट को छोड़ के, रीनीट और ये नीट 26 को छोड़ के, नहीं तो रीनीट को मिला के 5th अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट जब नहीं हुआ तो उस समय क्या सिचुएशन थी, क्या दिमाग में क्या आता था? मतलब ये तो था ही कि कहीं ना कहीं कुछ तो लैग हो रहा है, कुछ ऐसा लूप बन रहा है जिसको मैं नहीं कवर अप कर पा रही हूँ, इस वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं। पर मैंने बीच में ऐसी भी स्टेजेस आई कि मैं ये मानने लगी थी कि लक भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि 2024 वाले पेपर में सीरियल से मेरी ओएमआर गलत हो जाना, फिर 2025 में पता नहीं मैं खुद के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाई और पैनिक की वजह से मैं रोने लग गई थी पेपर हॉल में ही, मैं बैलेंस नहीं कर पाई, जो कि मेरे लिए बहुत बुरा साबित हुआ और फिर वही अनलकीली नहीं हो पाया मेरा। फिर 26 के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, बहुत लास्ट मोमेंट आके, क्योंकि कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गई थी। तो उसके लिए मेरे घर वालों का सपोर्ट रहा, जिन्होंने मुझको एक बार फिर फ्लाइट दी कि तुम करो। फिर लास्ट मोमेंट मैंने किया और हो गया आज। जब आप नीट प्रिपेयर कर रहे होते हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, तो ऐसी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी पढ़ना होता है या टाइम मैनेजमेंट होता है, क्या होता है आपके अनुसार, क्या होता है? मेरे अनुसार तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हो और 3D प्रिंसिपल को फॉलो करना है, डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन, अगर ये तीनों आपके पास है तो एक ना एक दिन तो आपको जाना ही है अपने गोल के पास। अल्टीमेटली ये जो सक्सेस होती है ना, ये दिमाग का स्टेज होता है। दिमाग ही आपको बताएगा कि क्या आप उसको हार चुके, आपने अपनी फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया और आपने क्विट कर दिया, या आप उससे टैकल करोगे, आप फाइट करके वहाँ तक पहुँचोगे। क्योंकि ये जो सक्सेस होती है, आपकी डेस्टिनी सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो। आप ही होते हो जो आप डिसाइड करते हो कि हमें कहाँ जाना है, हम क्या करेंगे, कोई और नहीं होता है। आपने कहा कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, तो कंसिस्टेंसी पढ़ाई में अगर देखा जाए तो क्या 10 घंटे पढ़ना ज़रूरी है या 2 घंटे ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है? हाँ, 2 घंटे ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपके अंदर सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है वो इतना सॉलिड पढ़ा है कि आप उस पर सेटिस्फाइड हो गए हो कि मैंने इतना कर लिया है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। 16 घंटे आप मेहनत कर रहे हो लेकिन उसकी इफेक्टिविटी नहीं निकल पा रही है, तो उतनी ज़रूरत नहीं है आपको मेहनत की। बस आप कंसिस्टेंट रहो, रोज़ पढ़ो, रोज़ उतना पढ़ो जिससे आप खुद को सेटिस्फाई कर पाओ। आपने बताया कि आपने पूरी तैयारी घर से ही की है। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव बारघाट सिधारी पट्टी। सिधारी पट्टी आपका गांव है, बारघाट छोटा सा एक गांव है साथियों। प्रतापगढ़ शहर से बगल सई नदी बहती है, उसी के किनारे बसा हुआ एक गांव है। कभी मन नहीं किया कि मम्मी से कहें या पापा से कहें कि भाई हम भी कोटा जाएंगे, बड़े शहर में जाएंगे, बड़े शहर में बड़ी तैयारी होती है? एक जिद थी मन में कि अगर करना है तो यहीं से करना है, एक नई पहचान बनानी है। बस वही जिद फॉलो करते करते आज मैं यहाँ आ गई
कभी ध्यान दिया था एकदम। हाँ, कभी कभी बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाती, रोने लग जाती, तो मैं ये सोचती कि काश मैंने कोचिंग करी होती तो क्या पता कुछ और हो जाता, ये जो इतना टाइम लग गया, इतना गैप आ गया, ये ना होता। लेकिन फिर खुद को सेटिस्फाइड कर लेती कि नहीं, निकलूंगी तो एक दिन। तो बस वही जिद थी और वो आज यहाँ तक ले आई मुझको। जब आपके जो दोस्त होते हैं, जो आपके साथ पढ़ने वाले होते हैं, जिनके साथ आपने एक स्कूल में बेंच शेयर की है, साथ में बैठकर आपने पढ़ाई की है, वो जब बड़े शहरों में जाते हैं और आप गांव में रह जाते हो और गांव में रह करके तैयारी कर रहे होते हो, तो उस वक्त खुद को समझाना एक स्टूडेंट, एक बच्चे के रूप में, एक इंसान के रूप में, हम लोग भी क्योंकि पढ़ाई किए हैं, जब लोग बड़े शहरों में होते हैं, हम गाँव में होते हैं, तो लगता है यार हमको भी वहाँ होना चाहिए। उस इमोशन को कैसे आप बैलेंस करते थे, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा एक लैक होता है। हाँ, मतलब इमोशन तो ऐसा ही था कि ये हमेशा, ये जो रियलिटी होती है कि मेरे कंपटीशन में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज से हैं, तो ये रियलिटी मैं हमेशा एक्सेप्ट करती थी। लेकिन जाना ना जाना वो मेरी जिद थी कि मुझको यहीं से रह के करना है तो यहीं से करना है, क्योंकि रिसोर्सेज, प्लेटफॉर्म, ये सब मैं होती हूँ डिसाइड करने वाली कि मुझको क्या चूज़ करना है। और शायद इस वजह से इतना गैप आ गया, वो मैंने भी मतलब फील किया है। लेकिन ठीक है, जो हुआ हो गया, और जाना मुझको भी चाहिए था, नहीं गई, यहीं रह के पढ़ लिया। तो बहुत सारे इमोशंस आते थे, उनको मैं ओवरकम करती थी, उनसे मैं फाइट करती थी, पर ठीक था जो था। जाना जरूरी था, नहीं जा पाए। एक एग्जाम्पल सेट करना भी तो जरूरी था। हाँ। कि घर से रह के किया जा सकता है। वही एग्जाम्पल ही सेट करना था, इसलिए वो हो गया। पहले तो नहीं जा पाई, उसकी कुछ कंडीशंस थी, लेकिन वो ना जाना बाद में मेरी जिद बन गई। जब मेरे पेरेंट्स कहने लगे कि अब तुम जाओ, तो मेरी जिद थी कि नहीं, अब नहीं, जब तब नहीं तो अब नहीं, अब सिर्फ यहीं घर से करना है, घर से रह के करना है। उन बच्चों के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें नहीं मिल पाता वो रिसोर्स, मुझे बस उन बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना था। बस सफलता के लिए जिद जरूरी है। बस वो जिद ही थी जो यहाँ तक मैं आ गई हूँ। वो जिद ना होती ना तो मैं कब की छोड़ चुकी होती है फील्ड, कहीं और आगे बढ़। कई बार बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोग जब असफल होते हैं या नहीं हो पाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं थे। क्या बड़ी सफलताओं में, बड़े युद्ध को जीतना बड़े संसाधनों के बदौलत ही जीता जा सकता है? संसाधन होना ही जरूरी है? संसाधन होना ना होना ये डिपेंड करता है कि आप उसे यूज़ कैसे कर रहे हैं। फिर मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं थे, लेकिन मैंने किया, तो मैंने अल्टीमेटली मैंने वही कहा कि ये जो फेलियर होता है, सक्सेस होता है, ये तुम्हारे दिमाग का पार्ट है। तुम्हारा दिमाग तुमको डायरेक्ट करता है कि तुम सक्सेस हो या तुम फेलियर हो। अगर तुम अपने आप को फेल मानते हो तो तुम फेल हो गए, फिर तुमको सोसाइटी, दुनिया फेल ही कहेगी। लेकिन तुम अपने दिमाग को ये बताते हो, नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं, मुझको एक दिन सक्सेस मिलेगी, तो इवेंचुअली आप सक्सेस हो जाओगे। जब दोस्तों का सिलेक्शन होने लगा, साथ बैठ के जिनके साथ पढ़ते थे वो मेडिकल कॉलेज पहुंच गए, आप गांव में रह गए, उस दिन को कैसे बैलेंस किया? क्योंकि बहुत चैलेंजिंग होता है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा दोस्त आगे बढ़ जाए, लेकिन हम इंसान हैं और इंसानी नेचर ये होता है कि हमसे आगे बढ़ जाए थोड़ा समस्या होती है। तो इस चीज़ को कैसे बैलेंस किया? नहीं, बचपन से तो हम तीनों साथ थे और तीनों आज अच्छी जगह पे हैं। तो ये था कि थोड़ा दुख हुआ था, मैं रोती बहुत थी। इस पूरी जर्नी में मैं अगर सबसे ज्यादा कुछ करी हूँ तो मैं सिर्फ रोई हूँ पढ़ने के साथ साथ। तो ये था कि ये मेरी डेस्टिनी है और मैंने उसको एक्सेप्ट किया और उससे फाइट किया, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं किया। बाकी मेरे दोस्त भी इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए हैं। हमेशा अगर कोई मुझको संभालता तो मेरी फ्रेंड्स। दोस्तों का रोल होता है आपकी जाती, मैं मम्मी से बात नहीं कर पाती तो मैं उन दोनों को फ़ोन लगाती थी कि मैं नहीं बैलेंस कर पा रही हूँ, मैं रो रही हूँ। तो वो लोग मुझको संभालते कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम हारी नहीं हो। बस वही था, वो लोग बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में, और हम तीनों जहाँ रहेंगे साथ रहेंगे हमेशा, ये मैंने सोचा है। दोस्तों का रोल प्राची आपकी सफलता में होता है, कितना बड़ा होता है? बचपन से मेरे लिए मेरे दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट रहे। अगर मेरे अंदर वो जील थी कि मुझको टॉपर बनना है, तो वो भी मेरे दोस्तों से ही आई थी कि वो पढ़ रहे हैं तो मुझको पढ़ना है। मेरे दिमाग में अगर मैं सो नहीं रही हूँ और मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे दिमाग में ये चलता था वो लोग पढ़ रही होंगी, वो मुझसे आगे न बढ़ जाए, इसलिए मैं भी पढ़ती हूँ। अगर मैं टाइम पास कर रही थी तो मेरे दिमाग में यही चलता कि नहीं, रितिका रिशिता पढ़ रही होंगी तो मुझको भी पढ़ना है। तो वही होता है कि हम लोग सेल्फ कंपटीशन जैसा होता है कि हम तीनों ही अपना एक दूसरे को कंपटीटर भी मानते थे, बेस्ट फ्रेंड भी मानते थे, सोलमेट्स भी मानते थे। एक पॉजिटिव कंपटीशन, एक इंस्पिरेशन थे तीनों लोग
लड़ोगे एक दूसरे के लिए, और अंदर ही अंदर वो जो कंपटीशन वाली फीलिंग थी, नहीं नहीं वो पढ़ रही होगी मैं नहीं पढ़ रही हूँ, वो वाली फीलिंग बहुत रहती थी कि पढ़ना तो तीनों को है। प्राची, एक सवाल चूंकि इस वक्त नीट एस्पिरेंट से पूछना बेहद जरूरी हो गया है। देश में पेपर लीक को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। इस समय जंतर मंतर पर स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन को लेकर के आप क्या सोचते हो? क्या वो आंदोलन जरूरी था, या जो उस आंदोलन में शामिल छात्र हैं उनको पढ़ना जरूरी था? क्योंकि ये बड़ा सवाल लगातार नेशनल मीडिया भी उठा रही है, तमाम राइट विंग लेफ्ट विंग के लोग भी उठा रहे हैं। तो एक छात्र के रूप में, एक नीट एस्पिरेंट के रूप में आप क्या सोचते हो? नहीं, ये जो आंदोलन है, जितने प्रोटेस्ट हैं, ये बहुत सही है, क्योंकि ये फ्री फेयर एजुकेशन सिस्टम के लिए हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी ज़रूरत ही नहीं है, इस सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी भी है कि एग्जामिनेशन हमेशा फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो जो प्रोटेस्ट हुए अभी 2024 में भी एक मेजर प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था। तो ये मतलब पूरे देश में ये दिखाना है कि स्टूडेंट्स के अंदर भी कितनी पावर होती है। हमेशा वायलेंस ही नहीं, साइलेंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसमें, और अगर साइलेंस काम नहीं आता तो लोग वायलेंट भी होते हैं। तो प्रोटेस्ट होता है चेंजेस के लिए, तो अगर वो चेंजेस कर दिए जाएंगे तो प्रोटेस्ट भी बंद हो जाएंगे। बस एक बात कही जा रही है, खासकर गवर्नमेंट के सरकार के द्वारा, इस देश की सरकार के तमाम मुलाजिमों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिनको पढ़ना था वो पढ़ के सिलेक्शन ले लिए, ये हुड़दंगई कर रहे हैं, ये छात्र तो नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मतलब एक लिमिट आती है बियर करने की, और जब वो लिमिट क्रॉस कर जाती है तो एक छात्र हो, एक साधु हो, एक संत हो, सबके अंदर वो वायलेंस वाला, वो एंगर वाला पार्ट जनरेट हो ही जाता है। क्योंकि इमोशंस इंसान के अंदर होते हैं, कभी इनएक्टिव फेज में होते हैं, कभी वो एक्टिव हो जाते हैं। तो जैसे कलयुग एक बार चरम पे आएगा तो भगवान अवतरित होंगे, तो वही हुआ है भाई। इतने बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ है कि बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है, तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चे नहीं हैं, उनकी फीलिंग्स को देखते हुए वो हर्ट हुए हैं। कितने बच्चों ने सुसाइड किया है। तो एक बार बाहर निकल के प्रोटेस्ट करना जरूरी था, तो मैं उसके फेवर में हूँ। प्राची, आखिरी प्रश्न आपसे हम लेंगे। इस पूरी जर्नी में जो संघर्ष आपने किए, जो सफलता प्राप्त करने के पहले जो कुछ भी आपने झेला, अगर एक लाइन में जो आपको देख रहे होंगे पूरे जिले के, पूरे प्रदेश के और देश के बच्चे जो संसाधनों से कहीं ना कहीं विहीन है, उनके पास ऐसे संसाधन नहीं है कि वो बड़े शहरों में जाकर बड़ी कोचिंगों में दाखिला लेकर तैयारी कर सकें, उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि यू आर द ओनली वन हु विल डिसाइड योर डेस्टिनी, सो बी इग्नाइट एंड हार्ड वर्क, इट विल ऑलवेज पेज ऑफ। थैंक यू। प्राची, बधाई आपको एक बार फिर से। थैंक यू भैया। बस आपके आशीर्वाद और उम्मीदें थी कि मैं यहाँ तक आ पाई। बस आपको साथियों हम बताएं, प्राची हमारी छोटी बहन भी है और हमारी जूनियर भी रही है। और जब से हम लोग यहाँ बचपन से ही पढ़ते थे, प्राची भी, हम भी थे, तो हम लोगों ने बस ये समझिए कि वी आर जस्ट लाइक, हाँ। और हमारी मैम भी, गायत्री मैम और प्राची की मम्मी यहाँ पे मौजूद हैं, और आपको बताएं कि गायत्री मैम ने हम लोगों को भी पढ़ाया है। मैं मैम से भी इंटरेक्ट करूँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा कि जब स्कूल में पढ़ाए बच्चे सफल होते हैं उनको वो फीलिंग क्या होती है, और जब अपने बच्चे सफल हो जाते हैं तो फीलिंग क्या होती है। मैम, स्वागत है आपका सुलभ भारत में। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे दोनों बच्चे आज इतने कामयाब हैं। एक तो जिसे मैंने बचपन से, ये बचपन से ही देखती आई इन बच्चों को, कि ये बच्चे, लगता था जब उत्कर्ष माइक लेकर के स्पीच देता था कोई नेशनल इवेंट पे, ये लगता था कि एक दिन ये जरूर हम लोगों का नाम रोशन करेगा, हमारे डॉल्फिन का नाम रोशन करेगा, हम टीचरों का नाम रोशन करेगा। और वो चीज़ देख करके मुझे गर्वित होती हूँ कि जब मेरा बच्चा कहीं भी किसी इंटरव्यू को लेता है और कहीं भी बहुत सारी चीज़ें ये दिखाते हैं, रिवील करते हैं हमारे सोसाइटी की, तो उन सब चीज़ों में मुझे बहुत खुशी होती है कि आज हमारा बच्चा एक मुकाम पे पहुँच रहा है और आगे भी पहुँचेगा। मैम, प्राची की भी जर्नी जो है काफ़ी स्ट्रगल रही है। ये बच्ची भी इसी स्कूल से पढ़ी है। ये दोनों बच्चे जो है अपने अपने मुकाम पे पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे आगे बहुत अच्छा करेंगे।
ये मुझे उम्मीद है। मैम, बीइंग अ मदर, जब आप प्राची को आज इस मुकाम पर देखती हैं, एक छोटे से गांव से आप भी निकल कर आई और प्राची निकल कर आई, आज जिले में एक नाम बना रही है और ईश्वर करें देश की सबसे बड़ी डॉक्टर बने, और ये हम लोगों का बेसिकली यही चाहत है। तो जब बीइंग अ मदर प्राची को आज आप यहाँ देखती हैं तो कैसा, क्या फील करती हैं, कैसा महसूस? बेटा अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरे लिए तो मेरे जितने भी बच्चे हैं इस स्कूल सब मेरे ही बच्चे हैं, और ये जब निकलते हैं, जब कुछ अच्छा करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। प्राची ही नहीं, मैं तो चाहूँगी कि मैं यहाँ से, जहाँ से जुड़ी हुई हूँ, ये मेरी कर्मभूमि है, और यहाँ से निकलने वाला हर बच्चा मेरी प्राची है, मेरा उत्कर्ष है। और ये जो है आगे चल करके इसी तरीके से घर परिवार इस संस्था का नाम रोशन करते रहे, साथ में हम गुरुजनों का भी। प्राची के लिए मैं एक आइडियल रही भी हूँ, मैं उसकी टीचर भी हूँ, साथ में माँ तो हूँ ही। घर में वो साथ रहती थी, लेकिन यहाँ एज अ टीचर मैंने उसे ट्रीट किया है, पढ़ाया भी है। तो सारी चीज़ें मुझे ऐसी लगती हैं कि बहुत, यानी कि ये मेरे ही बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं इस विद्यालय के, जितने निकले हैं, जिन्होंने मुकाम हासिल किया है या जो हासिल करेंगे, सब के सब मेरे अपने हैं, और ये अच्छे मुकाम पे जाएंगे, ये मेरा बहुत बड़ा विश्वास भी है। मैम, प्राची, अभी हम प्राची से बात कर रहे थे तो एक बात निकल कर आई कि मेरी भी चाहत थी कि बड़े संस्थानों में, बड़े शहरों में हम जाएं। कहीं ना कहीं घर से रह कर के जो इतिहास प्राची ने रचा है वो बड़ी बात है, लेकिन जब बड़े शहरों में, बड़े जगहों पे जाना और संसाधन की कमी होना, ऐसे में प्राची जब मेहनत करती थी, प्राची जब रात में पढ़ाई करती थी, उस वक्त जब आप उसको देखती थी तो क्या महसूस होता था? हाँ बेटा, कई बार प्राची टूटी थी इन सब चीज़ों से। उसे भी मैंने भी कोशिश की एक दो बार कि बेटा चले जाओ। एक्चुअली फर्स्ट टाइम तो मैं नहीं भेज पाई, उस समय पे कोरोना पीरियड चल रहा था, देश का भी बुरा हाल था, आप जान ही रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। बट फिर जब हम लोगों ने सोचा कि नहीं, एक दो अटेम्प्ट के बाद इन्हें हमने सोचा कि हाँ चली जाइए, फिर इसने खुद डिनाई कर दिया, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं अपना यहीं से करूँगी। और हाँ, इन्होंने प्रूफ भी किया। टाइम तो लगा थोड़ा सा, कई बार हम लोग भी टूट गए, होपलेस हुए, बहुत सारी चीज़ें आई, अब नहीं हो पाएगा। बहुत सामाजिक उपहास का भी डर लगा रहता था, लेकिन हाँ कर दिया, इन्होंने कर दिखाया, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सामाजिक उपहास की आप बात कर रही हैं मैम, लगातार 2020 से लेकर के 26 में सिलेक्शन होना, 6 साल का ये टाइम पीरियड रहा लगभग, अगर देखा जाए। इस दौरान बच्चे 2-3 अटेम्प्ट देते हैं, फिर बीएससी कर लो, कुछ कर लो, इसमें अटक जाते हैं। तो क्या कभी आपके मन में या प्राची के मन में ऐसा कुछ आया? कभी कभार तो आ जाता था, जब देखते थे कि इसका नहीं हुआ है, रिजल्ट आता, देखते नहीं हुआ है, तो हाँ प्राची तुम कुछ और कर लो, क्विट कर जाओ यहाँ से। लेकिन 1-2 महीने बाद फिर समझाते कि तुम इतना आगे आ गई हो, इतना कुछ किया है, और ये तुम्हारा सबसे बड़ा ड्रीम रहा है, तुम्हारा ये सपना रहा है, तुम इस सपने के साथ चली हो। तुमने 12th अपना हाई स्कूल इसी उस पे पास किया कि नहीं मुझे कुछ बनना है, देश के लिए करना है, स्कूल का नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का, अपने गांव देश का नाम रोशन करना है, लोगों का जो है सेवा करनी है। तो भाई देखिए बेटा, डॉक्टर बनना या कुछ भी सामाजिक संस्था से जुड़ना एक अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग बात है। इस रास्ते पे जो है, इस चुनौती का सामना करने में बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, वो इन्होंने किया, और हाँ आज ये क्रॉस कर चुकी हैं, सारे उसको पार कर चुकी हैं। इस बात की मुझे खुशी है कि जो चीज़ें दर्द वाली थी वो जा चुकी हैं इनके जीवन से। अब ये एक नए सुनहरे उसमें हैं, जिसे ये स्वप्न, नए सपनों के साथ आगे बढ़ें और अपना कुछ जो भी इन्होंने ठाना था देश के लिए, समाज के लिए, इस विद्यालय के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, वो सब पूरा करें और इनके सारे सपने ईश्वर पूरा करें। बस आगे और क्या। प्राची, कितना एक्साइटेड हो आगे की जर्नी के लिए? 6 साल का इंतजार है और 5वां अटेम्प्ट है, तो एक्साइटेड तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि 5 अटेम्प्ट इंसान देता क्यों है कि आगे चल के मुझको वही करना है जो मैंने चाहा है। तो बस उतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बस एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट है आगे। डॉक्टर बनना ही क्यों चुन लिया था शुरू? डॉक्टर बनना, क्योंकि डॉक्टर एक स्पिरिट होती है, देश की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, लोगों से इंटरेक्ट होना, और मतलब भगवान के बाद अगर कोई होता है इस कलयुग में, इस धरती पर कोई है जीवन दाता, तो वो डॉक्टर है। तो बस मुझको वही बनना था।
मैं एक ट्रस्ट डेवलप करना चाहती हूँ कि अगर मेरा नाम आए तो लोगों के अंदर वो ट्रस्ट आए कि बस अगर ये हैं तो हो जाएगा, वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए। मतलब डॉक्टर प्राची हैं तो हो जाएगा। बस वही, मैं उसके लिए चाहे मुझको दिन रात मेहनत करनी पड़े मैं करूँगी, लेकिन अपने नाम के आगे मुझको ये साइलेंट वर्ड जो ट्रस्ट है वो लगाना है बस। अच्छा, तो आप थे हमारे साथ प्राची, जो अब डॉक्टर प्राची होने वाली है, मेरी छोटी बहन है और अपार खुशी है हम सबको। ऐसे ही तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप देखते रहिए सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।